हेलो स्टूडेंट्स, अपना सॉल्यूशन वाला टॉपिक चल रहा था तो उसमें अपन ने यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन के बारे में कुछ डिस्कस किया था। अपने ग्राम प्रति लीटर यूनिट्स की है, मोलरता की है, मोललता की है, मोलेंस की है, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता अपन ने की है। ठीक है, उस पर आधारित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे वो आपको करवाए। तो पिछली वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए दिया था, होमवर्क के रूप में दिया था। तो उससे का आंसर अगर अपन कैलकुलेट करते हैं, मैंने दिया था एथिलीन ग्लाइकोल के मोलेंस ज्ञात करना, है ना। तो उसके जो एथिलीन ग्लाइकोल के जो मोलेंस आते हैं वो आते हैं 0.068। ये उसका सही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आज अपन शुरुआत करते हैं। जैसे लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था, अपन डिस्कस करेंगे आज पीपीबी और पीपीएम के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट अपनी यूनिट्स क्या होगी, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन करें तो अपन करेंगे पीपीबी। इसको कहते हैं पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर बिलियन। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देखें तो देखो परिभाषा क्या होगी, किसी विलय पदार्थ, किसी विलय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या, किसी विलय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो किसी विलियन के 10⁶ भार भागों में उपस्थित होती है, उपस्थित होती है, पीपीबी कहलाती है। क्या कहलाती है? पीपीबी यानी पार्ट पर बिलियन कहलाती है। तो डेफिनेशन के अंदर अपने क्या लिखा है देखो, कि विलय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो किसी विलियन के, जो विलय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो किसी विलियन के 10⁶ भार भागों में उपस्थित होती है, क्या कहलाती है? पीपीबी। तो इस डेफिनेशन से अपन इसका फॉर्मूला देखें तो पीपीबी इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, विलय पदार्थ की मात्रा या विलय पदार्थ का द्रव्यमान किस में लेंगे? ग्राम में, अपॉन में विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान किस में लेंगे अपन? ये भी ग्राम में, और इनटू में क्या करेंगे? 10⁶। ठीक है, तो ये क्या हो गई? पीपीबी की परिभाषा हो गई। इसी के समान अपन किसकी डेफिनेशन करें? अगली जो यूनिट्स है अपनी वो है पीपीएम। एक साथ करवा रहा हूँ मैं क्योंकि दोनों में छोटा सा अंतर है, 10⁶ और 10⁹ तो देखो पीपीबी का पूरा नाम मैंने क्या बताया? पार्ट पर बिलियन, और पीपीएम का पूरा नाम क्या होगा? पार्ट पर मिलियन। तो अगर इसकी परिभाषा लिखें तो इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी विलय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो किसी विलियन के 10⁹ भार भागों में उपस्थित होती है, उपस्थित होती है, क्या कहलाती है? पीपीएम कहलाती है। तो अंतर सिर्फ कितना है? डेफिनेशन सेम है, सेम लैंग्वेज है। अंतर किसका है? पीपीबी के अंदर तो अपन 10⁶ लेते हैं और पीपीएम में अपन क्या लेंगे? 10⁹ लेंगे। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? पीपीएम इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, यानी पार्ट पर मिलियन इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे? विलय पदार्थ की मात्रा, विलय पदार्थ की मात्रा अपॉन में विलियन का द्रव्यमान किस में लेंगे? ग्राम में, और विलय पदार्थ की मात्रा भी किस में होगी? ग्राम में, और इनटू में क्या करेंगे? 10⁹
ठीक है। तो ये दोनों जो यूनिट्स हैं पीपीबी और पीपीएम सेम सी हैं, सेम परिभाषा है, सिर्फ एक छोटा सा अंतर है, उसको आप ध्यान में रखना, ठीक है। दूसरा देखो पीपीबी के बारे में थोड़ा सा अपन और डिस्कस करें, इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर है वो, तो पीपीबी जो यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन होती है उन सॉल्यूशन के लिए प्रयुक्त होती है जो क्या होते हैं, अत्यंत तनु विलयन होती हैं, अत्यंत तनु विलयनों के लिए। पीपीबी का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जो अत्यंत तनु विलयन होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए कौन सी यूनिट्स प्रयुक्त होगी, पीपीबी प्रयुक्त होगी। जैसे अपन इसमें एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिख सकते हैं कि वायु में विषैली गैसों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, तो वायु के अंदर जो विषैली गैसें हैं जैसे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड वगैरह हैं, इन गैसों की मात्रा क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो उस बहुत कम मात्रा को कैलकुलेट करने के लिए कौन सी कंसंट्रेशन यूनिट अपन काम में लेंगे, पीपीबी काम में लेंगे। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल अपन इसमें देख सकते हैं कि जल की कठोरता, तो जल की कठोरता होगी, उसमें जो जल की कठोरता जिसके कारण होती है उसकी मात्रा भी क्या होती है, बहुत कम होती है। या जल के अंदर Cl2 की मात्रा बहुत कम होती है, उसकी सांद्रता क्या होगी, बहुत कम सांद्रता होगी, तो इसलिए वो विलयन क्या हो जाएगा, अत्यंत तनु हो जाएगा। तो उसके लिए भी अपन कौन सी यूनिट्स काम में लेंगे, पीपीबी यूनिट्स काम में लेंगे, ठीक है। बाकी इन पर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह ज़्यादा नहीं होते हैं, डायरेक्ट सीधे से न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो इस फॉर्मूले के आधार पर अपन इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखना, कई बार परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाता है कि अत्यंत तनु विलयनों की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए कौन सी इकाई अत्यधिक उपयोगी होती है, तो कौन सी इकाई काम में लेंगे अपन, पीपीबी पार्ट पर बिलियन। या जल की कठोरता में सांद्रता को कैलकुलेट करने के लिए, या फिर वायु में विषैली गैसों की सांद्रता को पता करने के लिए, सांद्रता ज्ञात करने की कौन सी इकाई अत्यधिक महत्वपूर्ण या उपयोगी होती है, तो कौन सी होगी, पीपीबी यानी पार्ट पर बिलियन होगी। तो ये यहाँ तक अपनी जो सांद्रता को ज्ञात करने की जो इकाइयाँ थी वो इकाइयाँ मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दी। अब इस चैप्टर का अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। तो अगला टॉपिक है अपना महत्वपूर्ण है थोड़ा सा, ये विलेयता, जिसको अपन लिखते हैं सोल्यूबिलिटी, ठीक है। तो विलेयता यानी सोल्यूबिलिटी क्या होती है किसी भी पदार्थ की, तो इसकी परिभाषा अपन देखें, देखो कि किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए, विलायक नहीं, अपन यहाँ पर विलयन लिखें, किसी निश्चित ताप पर विलयन की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा, विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की, यानी उस विलय पदार्थ की विलेयता कहलाती है, विलेयता कहलाती है, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा डेफिनेशन को समझो कि किसी निश्चित ताप पर, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर में अगर परिवर्तन होगा तो विलेयता भी क्या होगी, परिवर्तित होगी। तो किसी निश्चित ताप पर विलयन की निश्चित मात्रा, विलयन की मात्रा भी क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। तो उस निश्चित मात्रा वाले विलयन में अधिकतम विलय पदार्थ अपन कितना घोल सकते हैं, तो वह मात्रा उस पदार्थ की क्या कहलाएगी, सोल्यूबिलिटी कहलाएगी, विलेयता कहलाएगी, ठीक है। दूसरा देखो, अगर सोल्यूबिलिटी का अपन मात्रक देखें तो जनरली इसका मात्रक प्रयुक्त होता है मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर इसका मात्रक अपन सामान्यतः प्रयुक्त करते हैं। अब जो विलेयता है वो विलेयता अपन दो प्रकार से देखेंगे। कौन कौन से दो प्रकार होंगे, नंबर एक अपन देखेंगे ठोसों की द्रव्य में विलेयता, ठोसों की द्रव्य में विलेयता। और दूसरा प्रकार अपन देखेंगे गैसों की
द्रव्य में विलेयता। तो विलेयता को दो प्रकार से अपने थोड़ा सा पढ़ना है। एक तो ठोस की द्रव्य के अंदर विलेयता होगी, वो किस प्रकार से होगी, क्या उसको अपन परिभाषित करेंगे, कौन कौन से कारकों से वो प्रभावित होगी। और दूसरा गैसों की द्रव्य में विलेयता क्या होगी और कौन कौन से उसके कारक उसको प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो ये अपने को डिस्कस करना है। और इनमें से जो गैसों की द्रव्य के अंदर विलेयता है, ये टॉपिक क्या है, महत्वपूर्ण है। इसमें अपने एक नियम पढ़ेंगे, विलियम हेनरी। विलियम हेनरी, जो हेनरी के नियम से जाना जाता है। और इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हेनरी का नियम क्या होता है, या हेनरी के नियम के जो एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशन मैं आपको करवाऊंगा, उन एप्लीकेशन में से भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो विलेयता की परिभाषा एक बार मैं थोड़ा सा वापस रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि आगे ये चीज़ काम में आएगी कि किसी निश्चित ताप पर विलयन की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। मात्रक अपन जनरली इसका मात्रक क्या लिखते हैं, मोल प्रति लीटर के रूप में इसको मात्रक लिखेंगे। ठीक है, विलेयता अपन दो प्रकार की देखेंगे। विलेयता कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की। कौन कौन सी, एक तो ठोसों की द्रव्य में विलेयता, और दूसरा कौन सी होगी, गैसों की द्रव्य में विलेयता। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ठोसों की द्रव्य में विलेयता। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग क्या होगी, ठोसों की द्रव्य में विलेयता। पहला प्रकार है विलेयता में ठोसों की द्रव्य में विलेयता। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा इसको समझने की बात करें अपन, तो अपन तो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, यानी एक विलेय पदार्थ होगा, दूसरा क्या होगा, विलायक होगा। तो अगर अपन ठोसों की द्रव्य में विलेयता के बारे में बात करें, तो यहाँ पर जो ठोस पदार्थ है वो तो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। ठीक है, और जो द्रव्य पदार्थ है वो यहाँ पर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, सॉल्यूशन यहाँ पर बन गया। यानी उस विलयन में विलेयता को अपने को देखना है जिसमें विलेय पदार्थ के रूप में कौन उपस्थित है, ठोस पदार्थ, और विलायक के रूप में कौन उपस्थित है, द्रव्य पदार्थ। ठीक है, तो ठोसों की द्रव्य के अंदर जो विलेयता होती है उसको अपन दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, दो प्रकार से उसको अपन देखते हैं। तो पहला प्रकार क्या होगा कि किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की ग्रामों में वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुली हुई होती है क्या कहलाती है, ठोस की द्रव्य में विलेयता कहलाती है। तो एक चीज ध्यान रखना कि अपन ने क्या लिखा कि किसी निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ की, तो यहां पर विलेय पदार्थ के स्थान पर अपन कौन सा शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं, ठोस की, क्योंकि यहाँ पर विलेय पदार्थ अपने पास कौन होगा, ठोस होगा। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी निश्चित ताप पर ठोस के ग्रामों में वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुली हुई होती है क्या कहलाती है, ठोस की द्रव्य में विलेयता कहलाती है। ठीक है, तो ये जो ठोस की द्रव्य में विलेयता है, इस प्रकार की जो विलेयता है वो अपन प्रैक्टिकली इसको थोड़ा सा देखते हैं, माने प्रैक्टिकल तौर पर इस चीज़ का अपन उपयोग इसमें करते हैं। तो अगर इसके हिसाब से अपन विलेयता का मात्रक देखें इस परिभाषा के हिसाब से, तो इसके अनुसार विलेयता का मात्रक क्या होगा, ग्राम प्रति 100 ग्राम। विलेय पदार्थ की मात्रा भी किस में ली अपन ने, ग्राम में, और विलायक भी कौन है, ग्राम में है, लेकिन कितने ग्राम लिए अपन ने, 100 ग्राम। प्रति किलोग्राम ने लेकर क्या लिया अपन ने, प्रति 100 ग्राम। यानी 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ के ग्रामों में जो अधिकतम मात्रा घुली होगी वो क्या है, ठोस की द्रव्य में विलेयता है। ठीक है, दूसरा देखो इसको डेफिनेशन के रूप में क्या लिख सकते हैं अपन कि किसी निश्चित ताप पर विलेय के अधिकतम मोलों की संख्या, जो 1 लीटर
विलयन में घुली हुई होती है, घुली हुई होती है। ठीक है, तो ठोसों के द्रव्य में विलेयता को दूसरे प्रकार से कैसे देख सकते हैं कि किसी निश्चित ताप पर विलेय के अधिकतम मोलों की संख्या, तो विलेय पदार्थ यहाँ पर किस रूप में लिया है अपने, उसके मोलों की संख्या के रूप में, जो किसमें उपस्थित हो, 1 लीटर विलयन में घुली हुई हो। तो विलयन का आयतन भी यहाँ पर निश्चित हो गया, तो वो क्या है, ठोस के द्रव्य में विलेयता, अपन इसको देख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन इसका मात्रक देखें तो इसका मात्रक क्या होगा, विलेय पदार्थ क्या है, मोल, और विलयन किस में है, लीटर में, तो प्रति लीटर। तो इसके अकॉर्डिंग इसका मात्रक क्या हो गया, मोल प्रति लीटर, और जो फर्स्ट अपन ने लिखा उसके अकॉर्डिंग इसका मात्रक क्या हो गया, ग्राम प्रति 100 ग्राम। अब एक चीज देखो कि अपन क्या लिख रहे हैं, दोनों ही डेफिनेशन के अंदर अपन देखें तो विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई है, तो इसका तात्पर्य क्या हो गया कि इस ताप पर विलायक या विलयन की इस निश्चित मात्रा में अपन विलेय पदार्थ को और अधिक नहीं घोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इस प्रकार से ये जो सॉल्यूशन बनेंगे वो सॉल्यूशन क्या होंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होंगे। यानी किस प्रकार के विलयन बनेंगे, संतृप्त विलयन बनेंगे। कौन से विलयन होंगे, संतृप्त। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जब मैंने विलयन का टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको ये बताए थे। ठीक है, अब देखो ये तो इसको परिभाषित करने का तरीका हो गया। अब दूसरा अपन इसी में देखते हैं कि ठोसों की द्रव्य में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो नेक्स्ट अपन देखो क्या लिखें इसमें, प्रभावित करने वाले कारक। तो 3 मुख्य कारक है जिससे ठोस के द्रव्य के अंदर विलेयता क्या होती है, प्रभावित होती है। पहला क्या है, विलेय व विलायक की प्रकृति, यानी विलेय और विलायक किस प्रकार के हैं, इससे भी विलेयता क्या होती है, प्रभावित होती है। दूसरा क्या है, ताप का प्रभाव, टेम्परेचर से भी परिवर्तन होगा। भाई एक तो अपन देखो कि ठंडे जल के अंदर चीनी को घोलें और एक गर्म जल के अंदर चीनी को घोलें, तो दोनों के अगर अपन देखें तो दोनों में विलायक कौन है, जल है, विलेय पदार्थ कौन है, ठोस अवस्था में चीनी है। ठीक है, अंतर क्या है सिर्फ कि पहले में एक तो जल ठंडा है तो यानी उसका तापमान कम है, और दूसरे में जल गर्म है तो उसका टेम्परेचर क्या है, अधिक है। लेकिन अगर अपन चीनी के घुलने का समय देखें तो गर्म जल है, उस जल के अंदर चीनी क्या होगी, ठंडे जल की तुलना में तीव्रता से घुलेगी। तो अंतर किसका हुआ, सिर्फ यहाँ पर टेम्परेचर का हुआ। तो मतलब ताप के कारण ताप में परिवर्तन करेंगे तब भी ठोस की द्रव्य के अंदर विलेयता क्या होगी, प्रभावित होगी। ठीक है, तीसरा जो कारक है वो है दाब का प्रभाव। तो ठोस की द्रव्य में विलेयता पर दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि ठोस व द्रव्य दोनों ही असंपीड़ित होते हैं, यानी द्रव्य के अंदर तो असंपीड़न का गुण बहुत ही कम होता है और ठोस होते ही नहीं है। इसलिए ठोस के द्रव्य में विलेयता पर जो प्रेशर है, दाब का है, उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ठोस के द्रव्य में विलेयता में अपने को यही चीज़ें इसमें करनी है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो दोबारा थोड़ा सा बता देता हूँ, ठोस के द्रव्य में विलेयता का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर सॉलिड कौन है, ठोस, और सॉल्वेंट कौन है, लिक्विड है। 2 प्रकार से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्या है कि निश्चित ताप पर विलेय की ग्रामों में अधिकतम मात्रा जो किसी 100 ग्राम विलायक में घुली हुई हो, इस कंडीशन में इसका अपन मात्रक क्या प्रयुक्त कर सकते हैं, ग्राम प्रति 100 ग्राम। ठीक है, दूसरा अपन क्या लिख सकते हैं कि विलेय के अधिकतम मोलों की संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुली हुई हो, इस कंडीशन में इसका मात्रक क्या होगा, मोल प्रति लीटर होगा। 3 मुख्य जो कारक होते हैं वो ठोस की द्रव्य में विलेयता को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से हैं, विलेय व विलायक की प्रकृति, यानी जिन 2 चीज़ों का अपन विलयन बना रहे हैं उनका नेचर कैसा है, उनकी प्रकृति क्या है। दूसरा ताप का प्रभाव, इससे भी विलेयता प्रभावित होगी। कम ताप पर विलेय के द्रव्य के अंदर घुलने की प्रवृत्ति थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है सामान्यतः, और अधिक ताप पर घुलने की प्रवृत्ति सामान्यतः क्या होती है, अधिक होती है।
तीसरा है दाब का प्रभाव। तो दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ठोस और द्रव दोनों ही क्या होते हैं, असंपीडन का गुण दर्शाते हैं। द्रव में संपीडन का गुण बहुत ही कम होता है, इसलिए दाब का कोई इस पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट अपनी जो दूसरी है वो है गैसों की द्रव में विलेयता, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसको अपने को थोड़ा सा डिटेल से भी पढ़ना है और थोड़ा सा ध्यान में से उसको देखना है। ठीक है, सेकंड अपना है जो विलेयता से संबंधित, वो है गैसों की द्रव्य में विलेयता। गैसों की द्रव्य में विलेयता। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपन देखें तो जो गैसीय पदार्थ होंगे वो तो यहाँ पर क्या होंगे, सोल्यूट होंगे यानी विलेय पदार्थ होंगे, और जो लिक्विड होगा वो अपने पास यहाँ पर क्या होगा, सोलवेंट होगा यानी विलायक होगा। ठीक है, तो देखो किसी भी गैस का द्रव्य के अंदर सॉल्यूशन कब बनेगा, जब द्रव्य के द्वारा गैस का क्या किया जाता हो, अवशोषण किया जाता हो। क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है, तभी उस गैस का द्रव्य के अंदर क्या बन सकता है, सॉल्यूशन बन सकता है। इसलिए गैसों की द्रव्य के अंदर जो विलेयता है उस विलेयता को अपन अवशोषण गुणांक के रूप में देखते हैं। किसके रूप में देखते हैं, अवशोषण गुणांक के रूप में, जिसको अपन अल्फा से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, अल्फा से, जिसको अपन डिनोट करते हैं। देखो कि जब गैस के अणुओं का द्रव्य के द्वारा अवशोषण किया जाएगा तभी गैस का द्रव्य के अंदर सॉल्यूशन बनता है। इसलिए अपन गैस की द्रव्य में जो विलेयता है उस विलेयता को अपन किससे देखते हैं, अवशोषण गुणांक के रूप में व्यक्त करते हैं। अब ये अवशोषण गुणांक क्या होता है, तो अवशोषण गुणांक को परिभाषित किया बुनसेन नामक वैज्ञानिक ने। कौन से साइंटिस्ट ने इसको परिभाषित किया, बुनसेन ने। तो यहाँ से अपन अवशोषण गुणांक की परिभाषा देखें तो अपने लिए परिभाषा क्या होगी, देखो अवशोषण गुणांक, जिसको अपन किससे डिनोट कर रहे हैं, अल्फा से डिनोट कर रहे हैं। तो बुनसेन के अनुसार, बुनसेन के अनुसार अवशोषण गुणांक की परिभाषा क्या होगी कि एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब व निश्चित ताप पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का एनटीपी, क्या है, एनटीपी पर आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। पर आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन। तो क्या लिखा, देखो बुनसेन के अनुसार अवशोषण गुणांक की परिभाषा क्या होगी कि एक वायुमंडलीय दाब और निश्चित ताप पर विलायक के इकाई आयतन में जो गैस घुली हुई है उस गैस का एनटीपी पर जो अपन आयतन कैलकुलेट करेंगे वह उसके लिए अवशोषण गुणांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा उसके लिए, अवशोषण गुणांक। ठीक है, तो देखो एनटीपी का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है नॉर्मल, टी का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, और पी का मतलब क्या होता है, प्रेशर, यानी सामान्य ताप और दाब पर। एनटीपी या अपन इसको किसके रूप में लिख सकते हैं, एसटीपी के रूप में भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो एक वायुमंडलीय दाब और निश्चित ताप पर विलायक के इकाई आयतन में जो गैस घुली हुई होगी उस गैस का आयतन अगर अपन एनटीपी या एसटीपी पर कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए क्या होगा, वो अवशोषण गुणांक कहलाएगा। ठीक है, और एनटीपी या एसटीपी का मतलब क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, या एसटीपी के रूप में लिखेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और एनटीपी या एसटीपी पर किसी गैस के 1 लीटर गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। 1 लीटर गैस का आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर, या इसको मिलीलीटर में लिखें तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 22,400 ml।
1 लीटर गैस का आयतन। ये चीज़ आप ध्यान में रखना क्योंकि आगे ये चीज़ इसमें मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो कुछ गैसों के लिए अपन अवशोषण गुणांक को देखें, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर अपन देखेंगे तो देखो 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर विभिन्न गैसों के लिए अवशोषण गुणांक के मान निम्न प्रकार होते हैं। तो सभी को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो अपन देखो गैस लिखें, कौन कौन सी गैस लेंगे अपन, और फिर अपन दूसरा कॉलम क्या बनाएं, अवशोषण गुणांक, ठीक है। तो हीलियम, नाइट्रोजन, H2, O2, CO2, HCl और NH3, इन गैसों के मान अपन इन सभी को भी याद करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ 2 के आपको निश्चित तौर पर याद होनी चाहिए, लेकिन अपन लिख लेते हैं सभी के लिए, क्या पता अपने याद हो ही जाए, लेकिन 2 के तो जरूर याद करनी है। तो N2 के लिए जो अवशोषण गुणांक है उसकी वैल्यू होती है 0.009, सॉरी हीलियम के लिए कितनी होती है 0.009, N2 के लिए होती है 0.015, H2 के लिए 0.017, O2 के लिए 0.028, CO2 के लिए मान होता है 0.88, HCl के मान होता है 4.42 और NH3 के लिए मान कितना होता है 7.10। तो ये कुछ गैसों के लिए किसका मान आ गया, अवशोषण गुणांक का मान आ गया, हीलियम से लेकर NH3 तक को अपन ने किया। तो ये सभी मान याद हो जाए तो ठीक है, लेकिन इन 2 के मान आपको निश्चित तौर पर याद होना चाहिए, एक तो हीलियम का और दूसरा किसका, NH3 का। हीलियम के लिए मान कितना होता है अवशोषण गुणांक का 0.009 और NH3 के लिए कितना होता है 7.10। अब ये चीज़ काम में अपने कहाँ आएगी, तो देखो अपन ने जो अवशोषण गुणांक लिखा वो गैस की द्रव्य में विलेयता से संबंधित लिखा है ना, तो यहाँ से एक संबंध बनता है कि गैसों की द्रव्य के अंदर जो विलेयता होती है वो प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती कह सकते हैं अपन, किसके होती है, अवशोषण गुणांक की। मतलब अवशोषण गुणांक का मान बढ़ेगा तो उस गैस की द्रव्य के अंदर विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी, और अवशोषण गुणांक का मान कम है तो उस गैस की द्रव्य के अंदर विलेयता क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब इस जो अपने टेबल बनाई है इसको थोड़ा सा अपन समझें। अपन ने ये जो टेबल बनाई वो कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के लिए है, यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। यानी 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर इन गैसों के घुलने की जो मात्रा होती है वो लगभग इतनी होती है। तो इसको अपन ये समझ सकते हैं कि जैसे मान लो अपन हीलियम को लेके चले, हीलियम, तो हीलियम के लिए अवशोषण गुणांक का मान कितना है 0.09 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 ml जल में हीलियम के 0.09 ml घुले हुए हैं। कितने घुले हुए हैं, 1 मिलीलीटर जल में हीलियम के कितने मिलीलीटर घुले हुए हैं, 0.009 ml घुले हुए हैं, ठीक है। उसी प्रकार इसको अपन NH3 के लिए देखें, ठीक है। तो NH3 के लिए अवशोषण गुणांक का मान कितना है 7.10। तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मिलीलीटर जल में NH3 के 7.10 ml घुले हुए, ठीक है। तो देखो प्रति ml की बात करें तो किसकी मात्रा ज़्यादा घुली हुई है, अमोनिया की, किसकी मात्रा कम घुली हुई है, हीलियम की। तो अवशोषण गुणांक का मान कम किसके लिए, हीलियम के लिए। अवशोषण गुणांक का मान ज़्यादा किसके लिए है, अमोनिया के लिए। और अवशोषण गुणांक समानुपाती किसके है, विलेयता के। यानी इन दोनों गैसों को अगर अपन कंपेयर करें तो द्रव्य के अंदर विलेयता कौन सी गैस की ज़्यादा होगी, जिसके लिए अवशोषण गुणांक का मान क्या है, अधिक है। यानी NH3 की विलेयता हीलियम की तुलना में क्या होगी, अधिक होगी। ये महत्वपूर्ण मैं क्यों बता रहा हूँ दोनों गैसों के लिए, क्योंकि अपन
जो मैंने बताया ना विलियम हेनरी, उसका नियम अपन करेंगे तो वहाँ पर अपने को एक एप्लीकेशन करना है, एक अनुप्रयोग करना है। वो अनुप्रयोग क्या है, उसमें एक बैंड्स जो डिजीज होती है उसके बारे में अपन करेंगे। तो इस बैंड से बचने के लिए जो श्वसन सिलेंडर होता है उसमें हीलियम गैस को भरा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हीलियम को ही क्यों भरा जाता है, या अन्य गैस को क्यों नहीं भरा जाता, या अमोनिया को क्यों नहीं भरा जाता है। क्यों? क्योंकि हीलियम के लिए अवशोषण गुणांक का मान न्यूनतम होता है, इसलिए इसके द्रव्य में विलेयता क्या होती है, कम होती है, इसलिए किसको भरते हैं, हीलियम गैस को भरते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी आप ध्यान में रखना, वैसे आगे भी अपने को ये चीज़ करनी है। तो कम से कम हीलियम और NH3 के लिए ये मान अपने क्लियर होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन करते हैं इसी में कंटिन्यू। प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, प्रभावित करने वाले कारक। तो नंबर 1 अपन लिखेंगे गैस, या अपन कह सकते हैं गैस यहाँ पर किसके रूप में है, सॉल्यूट यानी विलेय के रूप में है। गैस या विलेय की प्रकृति, ठीक है। तो ये किस प्रकार से प्रभावित करता है, ये थोड़ा सा अपने को डिटेल से करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो देखो, वे गैसें जो विलायक के साथ क्रिया कर यौगिक बनाती हैं, विलायक के साथ क्रिया करें यौगिक बनाती हैं या आयनित हो जाती हैं, यौगिक बनाती हैं या आयनित हो जाती हैं, उनकी विलेयता अधिक होती है, उनकी विलेयता क्या होगी, अधिक होगी। तो एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें कि जैसे NH3 है, अमोनिया गैस है, विलायक के तौर पर अपन क्या ले लें, H2O ले लें, ठीक है। तो NH3 H2O के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है, ठीक है। तो विलायक के साथ अमोनिया ने क्रिया की, यौगिक बन गया, तो अमोनिया के जल के अंदर विलेयता क्या होगी, अधिक होगी। ये चीज़ अपन देख भी चुके हैं कि अमोनिया के लिए अवशोषण गुणांक का मान अधिक होता है इसकी, इसलिए इसकी विलेयता भी क्या है, अधिक है। तो यही चीज़ यहाँ पर सिद्ध भी हो रही है। दूसरा अपन ने क्या लिखा कि या आयनित होती हैं, यानी टूट जाती हैं। तो अगर अपन अमोनियम हाइड्रोक्साइड को देखें तो इसका आयनन हो जाता है किसके रूप में, अमोनियम आयन और OH आयन के रूप में। उसी प्रकार अन्य एग्जाम्पल अपन देखें, जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2, तो CO2 यहाँ पर क्या हो गया, गैस है तो विलेय पदार्थ, H2 यहाँ पर क्या होगा, विलायक होगा। क्रिया करके H2O विलायक के साथ क्रिया करके क्या बना लेती है, बाइकार्बोनेट H2CO3 बना लेता है। तो यौगिक बन गया, तो मतलब CO2 की विलेयता क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन NH3 की तुलना में क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इस टेबल से अपन देख सकते हैं CO2 के लिए जो अवशोषण गुणांक की वैल्यू है वो अमोनिया की तुलना में क्या है, कम है। देखो हीलियम से तो ज़्यादा होगी लेकिन अमोनिया से क्या होगी, कम होगी। तो अब इसका आयनन भी हो जाता है, आयनन से क्या बनता है, H+ आयन और HCO3 आयन, बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। तो वे गैसें जो विलायक के साथ क्रिया करके यौगिक बनाती हैं या जो आयनित हो जाती हैं, उनकी विलेयता क्या होती है, अधिकतम होती है, ठीक है। उसी प्रकार देखो, जैसे H2 होता है, N2 है या O2 है, ये विलायक के साथ क्रिया करके यौगिक का निर्माण नहीं करती हैं, इसलिए इन गैसों की विलेयता क्या होती है, कम होती है, ठीक है। दूसरा अपने यहीं पर लिखा था, मैंने बताया था कि विलेयता समानुपाती किसके होती है, अवशोषण गुणांक के। तो जिनकी अवशोषण गुणांक ज़्यादा होगा उनकी विलेयता भी क्या होगी, अधिक होगी। तो ये चीज़ अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि हीलियम की तुलना में NH3 की जल के अंदर विलेयता अधिकतम होती है। क्यों? क्योंकि NH3 के लिए अवशोषण गुणांक का मान हीलियम की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। तो ये चीज़ अपन ऊपर लिख चुके हैं, इसको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दूसरा प्रभावित करने वाला कारक कौन है, विलायक की प्रकृति, यानी जो द्रव्य पदार्थ ले रहे हैं वो किस प्रकार का है, कोई ज़्यादा विशेष अपने को नहीं करना है इसमें। तीसरा अपन क्या लिखेंगे, विलायक में अन्य पदार्थों
की उपस्थिति, विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। ठीक है, तो देखो विलायक में अगर पहले से कोई पदार्थ उपस्थित है, विलायक के अंदर अगर पहले से कोई पदार्थ उपस्थित है तो वो भी विलेयता को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। ठीक है, कर दियो। ठीक है, चौथा अपना कारक है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ठीक है, तो देखो ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य में विलेयता घटती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर द्रव्य में गैस के अणुओं की स्थानांतरण गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, स्थानांतरण गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे गैस के अणुओं की बाहर निकलने की प्रवृत्ति बढ़ती है, निकलने की प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक है, तो देखो ताप का प्रभाव अपन टेम्परेचर में परिवर्तन कर रहे हैं, तो यहाँ पर दाब क्या होगा, स्थिर दाब होगा, ध्यान रखना इस बात का। तो अपन इसको ये कह सकते हैं कि स्थिर दाब पर ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य में विलेयता क्या होती है, घटती है। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाने पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने का मतलब क्या हुआ कि गैस के अणुओं की गति बढ़ गई, तो उस द्रव्य से गैस के अणु क्या करेंगे, बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। तो यानी द्रव्य में गैस के अणुओं की कंसंट्रेशन, सांद्रता, मात्रा क्या होगी, कम हो जाएगी। तो अपन कह सकते हैं कि उसकी विलेयता क्या होगी, कम होगी, यानी गैस के अणु की बाहर निकलने की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी विलेयता क्या हो रही है, कम हो रही है, दाब क्या है, स्थिर है। लेकिन सभी गैसों के लिए ये चीज़ लागू नहीं होती है। वे गैसें जो ऊष्मा का शोषण करती हैं, उनके लिए ताप बढ़ाने पर उनकी द्रव्य की विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चौथा इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा के अंदर पूछा हुआ भी है कि ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य में विलेयता क्यों घट जाती है। तो अपन क्या लिखेंगे कि गैस के अणुओं की स्थानांतरण गतिज ऊर्जा, स्थानांतरण का मतलब क्या हो, स्थान छोड़कर जाने की जो गतिज ऊर्जा है, उस गतिज ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी, जिससे गैस के अणुओं की बाहर निकलने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, अतः उनकी विलेयता क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, पांचवा जो कारक है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो अपन करेंगे दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ए प्रेशर। ठीक है, महत्वपूर्ण है। तो इसको अपने एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। देखो दो अपने डायग्राम बना रखे हैं, दोनों के अंदर अपने क्या लिया है, गैस का विलयन लिया है। ऊपर क्या लगा दिया, पिस्टन लगा दिया, P1 और P2 अपने दो पिस्टन लगा रखे हैं। ठीक है, तो अगर इस पहले सॉल्यूशन के अंदर यानी डायग्राम ए के अंदर अपन देखें तो देखो गैस के अणु विलयन के साथ कौन सी अवस्था में है, साम्य अवस्था में है। साम्य अवस्था का मतलब क्या हुआ कि जितने गैस के अणु द्रव्य को छोड़कर बाहर निकलते हैं, उतने ही अणु द्रव्य में क्या होते हैं, घुल भी जाते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, साम्य अवस्था में हो गए। तो ये तो अपने यहाँ तक तो क्या है, गैस का विलयन है यहाँ तक तो, ठीक है। और ये ऊपर क्या है, शेष गैस के क्या है, अणु है। ठीक है, ये P1 पिस्टन के द्वारा अपन इस पर इतना दाब इस पर लगा रखा है। अब नेक्स्ट अपन ने इसी में क्या किया कि पिस्टन से दाब को बढ़ा दिया, पिस्टन से दाब को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो जैसे ही पिस्टन से दाब को बढ़ाया तो इस विलयन के अंदर गैस की विलेयता क्या हो गई, बढ़ गई। अब कारण क्या था, सिर्फ अपने दाब बढ़ाया, उसके पीछे अपन मुख्य कारण क्या कह सकते हैं कि प्रति इकाई आयतन भाग में गैस के अणुओं की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, इसलिए उसकी विलेयता यहाँ पर क्या हो गई, बढ़ गई। दूसरा देखो सिंपल वे में अपन इसको समझने की कोशिश करें कि जब अपने दाब कम कर रखा था, जो पहला डायग्राम है, तो उस समय गैस के अणु इतने भाग में क्या कर रहे थे, गति कर रहे थे।
ठीक है। मान लो इतने भाग में 10 गैस के कितने अणु उपस्थित हैं, 10 अणु उपस्थित हैं, ठीक है। तो यानी इनको गति करने के लिए जगह क्या मिल रही, थोड़ी ज़्यादा मिल रही है। लेकिन दूसरे डायग्राम में अपने क्या किया कि पिस्टन से दाब को बढ़ा दिया, तो पिस्टन को दाब को बढ़ाएंगे तो ये पिस्टन क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। तो गैस के अणुओं को जो गति करने का जो भाग था वो भाग क्या हो गया, कम हो गया, यानी क्षेत्र क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। लेकिन कुल गैस के अणु यहाँ पर कितने मौजूद है, 10 है। कुल संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुई, लेकिन इकाई आयतन भाग में गैस के अणुओं की संख्या क्या होगी, बढ़ गई। यानी इस कंडीशन में गैस के अणु अधिक मात्रा में द्रव के साथ संपर्क में आएंगे, और जितने अधिक मात्रा में संपर्क में आएंगे तो उसकी विलेयता भी क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। दूसरा अपन इसको जनरली इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो एक अपने पास ये इतना क्षेत्र है, ठीक है, और एक अपने पास का इतना क्षेत्र है, और एक अपने पास इतना क्षेत्र है। अब इस भाग में भी मान लो गैस के कितने अणु हैं, 5 अणु हैं। इस भाग में भी कितने अणु हैं, 5 अणु हैं। और इस भाग में भी कितने अणु हैं, गैस के 5 अणु हैं, ठीक है। तो ए, बी और सी, तो तीनों को अगर अपन देखें तो गैस के कुल अणुओं की संख्या तो क्या है, समान है, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन अगर सी को अपन देखें तो सी के इकाई आयतन भाग में गैस के अणुओं की संख्या क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि उसका क्षेत्र आयतन क्या है, उसका कम है। और ए के इकाई आयतन भाग में गैस के अणुओं की संख्या क्या है, कम, क्योंकि उसका क्षेत्र क्या है, अधिक बड़ा है। यानी गैस के अणुओं को गति करने के लिए ज़्यादा जगह यहाँ पर मिली हुई है। तो वही चीज़ यहाँ पर है, जितना ज़्यादा क्षेत्र होगा द्रव के सतह के संपर्क में उतनी ही कम आएंगे, तो उनकी विलेयता क्या होगी, उतनी ही कम होगी, ठीक है। अब इसके मात्रात्मक संबंध को विलियम्स हेनरी नामक वैज्ञानिक ने बताया, ठीक है। और उस मात्रात्मक संबंध से एक नियम दिया गया है जिसे अपन क्या कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को अपन देखें, देखो गैसों की द्रव्य में विलेयता पर दाब के प्रभाव को विलियम हेनरी नामक वैज्ञानिक ने गैसों के द्रव्य में विलेयता पर दाब के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए, ऐसे लिख थोड़ा सा